नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम श्री लाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी का कथासार प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। राग दरबारी 1968 श्री लाल शुक्ल द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें स्वतंत्रता के उपरांत राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, नैतिक और सांस्कृतिक परिवेश में भारतीय समाज की मूल्यहीनता और नैतिकता के अभाव को प्रस्तुत किया गया है। राग दरबारी उपन्यास की कथा वैद्य जी के दरबार की कथा है। शिवपालगंज गांव की कथा है। स्वतंत्रता के बाद भारत के सारे गांवों की कथा है, जैसा निम्नलिखित कथन से स्पष्ट होता है। यह राग उस दरबार का है जिसमें हम देश की आज़ादी के बाद और उसके बावजूद पड़े हुए हैं। कथा भूमि है एक बड़े नगर से कुछ दूर बसा हुआ गांव शिवपालगंज, जहां की जिंदगी प्रगति और विकास के समस्त नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने सिमट रही है। शिवपालगंज की पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी साक्षात वह राजनीतिक संस्कृति है जो प्रजातंत्र और लोकहित के नाम पर हमारे चारों ओर फल फूल रही है। वैद्य जी कथा के केंद्र हैं। सारी कथासार राग उनके दरबार का ही है, इसलिए इस उपन्यास का नाम राग दरबारी है। कथानक का प्रारंभ रंगनाथ के शिवपालगंज सड़क पर यात्रा करने से होता है। रंगनाथ शहरी युवक है, इतिहास में एमए कर चुका है। शिवपालगंज के वैद्य जी उसके मामा हैं। वह अपनी सेहत ठीक करने और वहां एकांत में शोध कार्य करने के लिए जा रहा है। पैसेंजर ट्रेन छूट जाने से रंगनाथ को ट्रक का सहारा लेना पड़ा। रास्ते में ट्रक और पुलिस के व्यवहार से पुलिस समस्या उठने के साथ कथानक प्रारंभ हो जाता है। रंगनाथ शिवपालगंज के वैद्य जी के यहाँ जाकर रहने लगता है। यहीं से वैद्य जी के दरबार की व्यापक हलचल प्रारंभ हो जाती है, जो शिवपालगंज के सारे अंचल को समेट लेती है। वैद्य जी कहीं बाहर से शिवपालगंज में आए हैं। उनका दरबार उनके सब प्रकार के विचित्र आदमियों से भरा हुआ है। शिवपालगंज छंगामल विद्यालय, इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति, पंचायत और कोऑपरेटिव सोसाइटी के वैद्य जी कर्णधार हैं। इन तीनों संस्थाओं की अव्यवस्थित हलचल, उठापटक, गबन आदि ही कथानक के मुख्य केंद्र हैं। छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की मैनेजरी वैद्य जी अपने गुंडों के बल से स्थायी बनाए रखते हैं। कॉलेज उठापटक का केंद्र है। अध्यापकों में संघर्ष है। प्रिंसिपल वैद्य जी का पिट्ठू है, उसमें और अध्यापक खन्ना तथा मालवीय में निरंतर संघर्ष होता रहता है। कॉलेज में शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। वैद्य जी का पुत्र रुपन कॉलेज का विद्यार्थी है। वह उदंड और आवारा है। कॉलेज के अध्यापकों को अपनी मुट्ठी में रखता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष भी वैद्य जी ही हैं। इसमें भारी गबन होता है। सरकारी जांच पड़ताल का नाटक चलता है, परंतु परिणाम कुछ नहीं निकलता। उसकी अव्यवस्थित स्थिति बनी रहती है। ग्राम पंचायत के चुनाव का प्रमुख स्थान है। पंचायतों के चुनावों में किस किस प्रकार के अनैतिक तरीके अपनाए जाते हैं, किस प्रकार गुटबंदी होती है और किस प्रकार एक अयोग्य व्यक्ति सरपंच बन जाता है, इसका उदाहरण कथानक का पात्र शनिचर मंगलदास है। यह वैद्य जी का आदमी है और उन्हीं की तिकड़म से ग्राम प्रधान चुना जाता है। उपयुक्त मुख्य कथाओं के अतिरिक्त अनेक प्रसंग और सहायक कथाएं हैं। इन्हीं में गांव का दूसरा गुट है, जिसके प्रमुख रामाधीन भीखम खेड़ी भी हैं, जो अवैध धंधों का कारोबार चलाते हैं। उनके साथ लंगड़, गयादीन, वैद्यनाथ आदि हैं। इसमें बेला स्त्रीपात गयादीन की पुत्री है
और वैद्य जी के पुत्र रुपन बाबू से प्रेम करती है, लेकिन वैद्य जी के कारण बेला एवं रुपन का विवाह नहीं हो पाता और वे अपनी अपनी जाति में वापस चले जाते हैं। कथानक फिर से छंगामल कॉलेज की ओर लौट आता है। खन्ना मास्टर मालवीय जी अंततः प्रिंसिपल के सामने हार जाते हैं। एक तरफ जहां सनीचर प्रधान बनता है, वहीं दूसरी तरफ कोऑपरेटिव घोटाले को भी वैद्य जी रफा दफा कर देते हैं। बेला का प्रेम बाद में वैद्य जी के दूसरे बेटे बद्री पहलवान के साथ चलता है, लेकिन वह भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है। इस प्रकार उपन्यास की सारी घटना गांव की गंदगी, कुप्रथाओं, अवांछनीय तत्वों की हरकतों, न्यायालय, पुलिस के अत्याचार, सरकारी विद्यालय निरीक्षक, गांव के प्रधान के गिरे हुए रूप, परस्पर की उठापटक और स्वार्थी तत्वों के स्वार्थ के कारण गांव की दुर्दशा का चित्र प्रस्तुत करती हैं। नेता हो या अधिकारी, व्यापारी हो या बुद्धिजीवी, ट्रक वाला हो या जुआरी, रिक्शा वाला हो या पहलवान, छात्र हो या अध्यापक, सभी भ्रष्टाचार, अनैतिकता एवं रिश्वतखोरी में डूबे हुए हैं। उपन्यास की कथा वैद्य जी के केंद्र की हलचल से प्रारंभ होकर उसी पर समाप्त होती है। वैद्य जी में दुर्वासा का क्रोध, हिटलर की तानाशाही एवं नेहरू की सी झुंझलाहट है। वे अपने दायित्वों को बांटकर मुक्त होने की घोषणा करते हैं। इस तरह सारा कथानक सिमटकर अंत की ओर बढ़ता है। वैद्य जी रुपन को सारे अधिकारों से वंचित कर देते हैं। वे विद्यालय से अध्यापक खन्ना और मालवीय को निकाल देते हैं। सरकारी संघ बद्री को दे देते हैं और उसी को कॉलेज का प्रबंधक भी बनाने की घोषणा करते हैं। कॉलेज धीरे धीरे स्वार्थी लोगों का अड्डा बनता चला जाता है। जिस स्वास्थ्य लाभ के लिए रंगनाथ शहर से शिवपालगंज आया था, वह वैद्य जी के शब्दों में ठीक हो चुका था। इसलिए रंगनाथ अपना शोध शुरू करने के लिए वापस विश्वविद्यालय जाना चाहता है, क्योंकि वह किताबी आदर्शों को लेकर गांव पहुंचा था, पर यहाँ उसे हर संस्था भ्रष्ट लगती है। वह कोशिश करता है कि कैसे इस व्यवस्था को सुधारे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। वह हार मानकर जाना चाहता है, लेकिन उससे कहा जाता है कि जाओगे कहाँ, हर जगह तो बेईमानी, भ्रष्टाचार है। इस तरह इसमें आदर्शवाद एवं यथार्थवाद के बीच की खींचातान दिखाई गई है। छंगामल कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसको लेक्चरर का पद देना चाहा, लेकिन रंगनाथ ने यहाँ पढ़ाना अपना घोर अपमान माना और प्रिंसिपल महोदय को ओछी निगाह से देखते हुए प्रस्ताव को ठोकर मार दिया। रंगनाथ प्रिंसिपल से कहता है, प्रिंसिपल साहब, आपकी बातचीत से मुझे नफरत हो गई है। प्रिंसिपल साहब उदास होकर कहते हैं, बाबू रंगनाथ, तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं, पर कुल मिलाकर उनसे यही साबित होता है कि तुम गधे हो। इस तरह कथानक का अंत मदारी के तमाशे के तीखे व्यंग के साथ होता है। मदारी वहीं पर जोर जोर से गाने लगा था और उसकी डुगडुगी एक नई ताल पर बज रही थी। कुछ दूरी पर कुत्ते दुम हिलाते, कमर लपलपाते भूख रहे थे। लड़के घेरा बांधकर खड़े हो गए थे। दोनों बंदर मदारी के सामने बड़ी गंभीरता से मुंह फुलाकर बैठे हुए थे और लगता था कि जब उठेंगे भरतनाट्यम से नीचे नहीं नाचेंगे। इस तरह शिवपालगंज गांव, जिसका चित्रण कथानक में हुआ था, बंदरों का नाच ही है। इस तरह रगदरबारी की कथा मौलिक, प्रभावशाली, रोचक, संगठित एवं सत्य है और श्री लाल शुक्ल ने इसके माध्यम से व्यवस्था के प्रत्येक अंग पर व्यंग कर व्यवस्था में जड़ जमा चुकी अनैतिकता को प्रकटीभूत किया है। यदि आपको मेरा यह कथासार पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।